Very warm welcome to Easy Approach to Bio. I hope all of you are doing great. So guys, this is the lecture number 9 of Plant Physiology lecture series. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लाइट रिएक्शन के बारे में. अब लाइट रिएक्शन है उसी की ही आगे फर्दर डिवीजन है जिसमें हम पढ़ते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. ये दो प्रोसेसेस हम लाइट रिएक्शन में पढ़ेंगे. ठीक है, इन्हीं प्रोसेसेस के थ्रू जो कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि लाइट रिएक्शन किस लिए इंपॉर्टेंट है. लाइट रिएक्शन का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि वो एटीपी और एनएडीपीएच की प्रोडक्शन में हेल्प करता है. ठीक है, तो आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिर्फ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. एक एक पाथवे का हम डिस्कशन करते जाएंगे सो दैट हर कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाए. ठीक है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है इसका सबसे पहले ओवरव्यू लेके चलते हैं. कल मैंने बात की थी या प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कशन किया था आपको कि दो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है नॉन लाइट रिएक्शन के केस में. ठीक है, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, और दोनों ही फोटो सिस्टम डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और एक्साइट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू पास होता है और उसके बाद क्या करता है एटीपी और एनएडीपीएच की प्रोडक्शन में हेल्प करता है. ठीक है, अब देखिए होता कैसे है ये प्रोसेस. सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है जेड स्कीम. ठीक है, आपको क्वेश्चन जेड स्कीम के थ्रू आ सकता है या आ सकता है कि एक्सप्लेन कीजिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. ठीक है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब है कि यहाँ पे दो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं. आपको याद रखना है सबसे पहली चीज कि इस फॉस्फोराइलेशन में दो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2. दोनों ही फोटो सिस्टम डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाता है और उसके बाद अल्टीमेटली नेक्स्ट जो भी उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वहां जाके अल्टीमेटली एटीपी और एनएडीपीएच को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. इतने से प्रोसेस में अब कैसे ये बनती है इसको हम डिटेल में देखेंगे. ठीक है, सबसे पहले जो फोटो सिस्टम एक्टिवेट होता है वो होता है फोटो सिस्टम 2. सबसे पहला फोटो सिस्टम एक्टिवेट होने वाला है फोटो सिस्टम 2. फोटो सिस्टम 2 एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को. ठीक है, इसको हम बोलते हैं P680. फोटो सिस्टम 2 का दूसरा नाम है P680. ये 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और एक्साइट हो जाता है. ठीक है, ये जो आपको राउंड कलर के दिख रहे हैं ये है असेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं 680 के पास, और वहां से ट्रांसफर होकर चला जाता है अपने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जिसका नाम है फियोफाइटिन. ठीक है, फियोफाइटिन से जाता है प्लास्टोक्यूनोन में, फिर जाता है साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स जिसको हम बोलते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स भी, एंड देन अल्टीमेटली ये पास हो जाता है प्लास्टोसाइनिन के पास. प्लास्टोसाइनिन के बाद ये इलेक्ट्रॉन जाता है P700 के पास जिसका नाम है फोटो सिस्टम 1 जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, P700 वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और एक्साइट होता है. यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर अपने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे चला जाता है और वहां से फिर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कुछ मेंबर्स होते हैं उनके पास जाके अल्टीमेटली ये पहुंचता है फेरोडॉक्सिन के पास. अब ये डायरेक्ट फेरोडॉक्सिन के पास नहीं चला जाता है, यहाँ पे और भी कुछ एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं. उन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स के थ्रू ये पास होता है और वहां पे फिर ये फेरोडॉक्सिन के पास पहुंचता है. फेरोडॉक्सिन क्या है? एक एनएडीपी रिडक्टेज है जो अल्टीमेटली एनएडीपी पॉजिटिव को रिड्यूस कर देता है एनएडीपीएच, और अल्टीमेटली एनएडीपीएच क्या है? एक एनर्जी का सोर्स है. ठीक है, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जब ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनोन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है तो यहाँ पे एडीपी जो है वो एटीपी में कन्वर्ट होती है. ठीक है, तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन के टाइम पे ही हमें एटीपी और एनएडीपीएच दोनों मिलते हैं. ठीक है, यहाँ पे इस इमेज में आप थोड़ा एडिशन कीजिएगा, यहाँ से आप एरो लगाना एडीपी को कन्वर्ट करना एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. ठीक है, क्योंकि साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स के टाइम पे ही एडीपी एटीपी में कन्वर्ट होता है. तो इस प्रोसेस के थ्रू आपको एटीपी मिलता है
और जब P700 का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो आपको NADPH मिलता है। दोनों आपको मिल गए हैं, ATP भी मिल गई है, NADPH भी मिल गया है। अब क्या होगा, अब इस एनर्जी, ये जितनी भी एनर्जी मिली इन द फॉर्म ऑफ ATP और NADPH, इसको कहाँ पे भेज दिया जाएगा, इसको स्ट्रोमा में भेज दिया जाएगा। स्ट्रोमा ऑफ व्हाट, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन कहाँ चल रही है, ये रिएक्शन चल रही है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के बीच में। ठीक है, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन। अब ये ATP NADPH चला जाएगा स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में क्या है, कैल्विन साइकिल रन होगी। कैल्विन साइकिल इस ATP और NADPH को यूज करेगा और क्या बनाने में हेल्प करेगा, शुगर यानी कि फूड बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये था एक ओवरव्यू कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन क्या है। इससे नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका डिटेल वर्जन देखेंगे। आई सजेस्ट कि आप डिटेल वर्जन को मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए। इन केस अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप इस प्रोसेस को तो ध्यान में रखिए। ठीक है, क्योंकि ये जो एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्टर्स है, फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, ये सब इन पाथवेज के बीच में से भी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सपोज कीजिए उन्होंने पूछा कि प्लास्टोक्विनोन के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, ठीक है, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए वो कहाँ गया, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास गया। अगर आपको साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के फर्दर मेंबर्स नहीं याद होते हैं तो कम से कम इतना याद कीजिए कि कहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में 2 प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। क्या काम है इनका, दे प्रोड्यूसेस ATP एंड NADPH। आई होप फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। During non-cyclic photophosphorylation, a generation of ATP is coupled to a one-way flow of electron from H2O to NADP positive. Obvious सी बात है, यहाँ पे one way flow है इलेक्ट्रॉन का। जो इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 1 से एक्साइट हुआ, ठीक है, वो रिवर्ट बैक होके फोटोसिस्टम 2 से एक्साइट हुआ, वो रिवर्ट बैक होके तो फोटोसिस्टम 2 के पास नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ यूज हो रहा है NADPH की प्रोडक्शन में। इसी वजह से हम इसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। Process is referred to as non-cyclic photophosphorylation because the lost electron by P680 of photosystem 2 are occupied by P700 of photosystem 1 and are not revert back to the P680. Right? Hope it's clear. और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ P700 से, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन P700 के पास गया, वो क्या वहां से कहाँ गया, एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया और फाइनली कहाँ पे पास हो गया, एक NADP रिडक्टेज जिसका नाम क्या है, फेरोडॉक्सिन। ठीक है, यहाँ से ये जो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से NADP जो है वो रिड्यूस हो गया NADPH की फॉर्म में। ठीक है, एक चीज और आपने याद रखनी है, जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन चलती है, जब फोटोसिस्टम 2 एंड 1 दोनों इन्वॉल्व होते हैं, उस टाइम पे जब आपका फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर से क्या मतलब है, वाटर का ब्रेकडाउन। ठीक है, जो वाटर है वो ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि ये भी आपके पास क्वेश्चन है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे आया। ठीक है, यहाँ पे फोटोसिस्टम 1 के पास इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से आ गया, फोटोसिस्टम 2 ने जो एक्साइट किया था, लेकिन फोटोसिस्टम 2 को भी तो कहीं से इलेक्ट्रॉन मिला होगा ना, तो वहां उसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिला, तो जब लाइट रिएक्शन होती है तो वहां पे क्या होता है, वाटर का लिसिस होता है। इसको बोलते हैं कि लाइट की प्रेजेंस में वाटर का लिसिस होना, इसको हम बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो मैंने यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लेके मैं डिस्कस कर रही हूँ। अगर आप 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस प्रोसेस में क्या होता है, आपकी थोड़ी सी बैलेंसिंग कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ठीक है, बैलेंसिंग को ईजी करने के लिए मैंने 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को लेके एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आप 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लेते हैं तो उस टाइम पे क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, 4 H पॉजिटिव रिलीज होंगे। ठीक है, एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होगा। फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं फियोफाइटिन के पास, और उसका पूरा प्रोसेस आपको पता है। ठीक है, अगर मैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लेके चलती हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होती, तो आपको फिर से एक बार और साइकिल को रन करना पड़ता ताकि आपको पूरी ऑक्सीजन मिल सके। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे कभी कभी लिखा हो सकता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, कभी 1 मॉलिक्यूल वाटर, दोनों ही सेम है। ठीक है, पर आपको ये ध्यान में रखना है कि ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं। ठीक है, होप इट्स क्लियर। अब देखिए थोड़ा डिटेल वर्जन देखते हैं प्रीवियस इमेज का। वहां पे हमने कैसे डिस्कस किया था, वहां डिस्कस किया था एक ओवरव्यू। ठीक है, आपको उसको तो याद रखना ही है। कोशिश कीजिए अगर आपसे ये वाला पाथवे भी याद हो जाए, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इन बीच, इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
ठीक है, अब थोड़ा डिटेल वर्जन देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, लाइट की प्रेजेंस में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन ये P680 ने क्या किया, वाटर P680 एक्टिवेट हुआ, फोटो सिस्टम 2 एक्टिवेट हुआ। यहाँ पे ये सब क्या है, ये सब आपके असेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है, जैसे कैरोटिनॉइड्स हो गया, क्लोरोफिल। यहाँ मैच कीजिए, ऑरेंज कलर क्या है, कैरोटिनॉइड्स है, ठीक है। ये ग्रीन कलर क्या है, क्लोरोफिल बी, ये क्लोरोफिल ए। ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और कहाँ दे देंगे, P680 को दे देंगे, ठीक है। P680 क्या है, एक रिएक्शन सेंटर, कल रिएक्शन सेंटर के बारे में एक्सप्लेन किया गया था, वो आपको क्लियर होगा। अब P680 क्या होगा, एक्साइट हो जाएगा, जैसे उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, एक्साइट हो जाएगा, ठीक है। एक्साइट होने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, फियोफाइटिन के पास चला जाएगा। फियोफाइटिन क्या है, फियोफाइटिन एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फोटो सिस्टम 2 के टाइम पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, ठीक है। ऑप्शंस आपको दिए होंगे तो उसमें आपको टिक करना है फियोफाइटिन, ठीक है। फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, प्लास्टोक्यूनोन में। अब प्लास्टोक्यूनोन में भी कहाँ जाता है, प्लास्टोक्यूनोन ए में एंड देन प्लास्टोक्यूनोन बी में जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्लास्टोक्यूनोन से कहाँ जाता है, साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स, जिसको आप बोलते हो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स है तो डिफरेंट इसमें मेंबर्स प्रेजेंट होंगे, तो वहां साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में भी क्या है, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स होता है, साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम हीम, साइटोक्रोम A। ये सब अगर आप नहीं मेमोराइज कर सकते हो तो आप डायरेक्ट लिख देना साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्योंकि इतना डीप नहीं पूछते हैं। साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स के बाद किसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, प्लास्टोसाइनिन के पास जाएगा, ठीक है। प्लास्टोसाइनिन के बाद कहाँ जाएगा, P700। P700 क्या है, फोटो सिस्टम 1 है। P700 एक वीक ऑक्सीडेंट है। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को लेगा, अभी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया, ठीक है, यानी कि अब ये एक स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट बन गया। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अभी ये वीक ऑक्सीडेंट था, जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया ये स्ट्रॉन्ग एक्साइट हो गया, ऊपर एक्साइटेड स्टेट में चला गया और स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट बन गया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट, हम पढ़ रहे थे फेरोडॉक्सिन के पास जा रहा है, बट डायरेक्ट फेरोडॉक्सिन के पास नहीं जाता। सबसे पहले यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर A0 के पास जाता है, फिर A1 के पास जाता है, फिर एक आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स होता है। आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स में और डिफरेंट मेंबर होते हैं, जैसे FeSX, FeSa। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है तो आप याद डायरेक्ट लिख देना कि A0 के पास जाएगा A1 और A1 के बाद चला जाएगा आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के बाद, ठीक है। आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के बाद ये पूरा जो है एक आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स है। यहाँ से फिर जाता है इलेक्ट्रॉन फेरोडॉक्सिन के पास, जिसको हम FD से डिनोट करते हैं, ठीक है। फेरोडॉक्सिन एक फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है P700 का। अब फेरोडॉक्सिन क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट है। क्या करेगा, NADP पॉजिटिव को कन्वर्ट कर देगा NADPH। NADP पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और रिड्यूस हो जाएगा NADPH में। आई होप आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का केस जो है क्लियर होगा, ठीक है। अगर आपको डाउट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो अलग से बना दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे NADPH में चला, NADPH क्या बन गई, ठीक है। ये क्या है, ये एनर्जी की एक तो फॉर्म है। तो इस प्रोसेस के थ्रू, फोटो सिस्टम 1 के थ्रू आपके पास बन रही है NADPH एंड फोटो सिस्टम 2 के टाइम पे आपके पास बन रहा है ATP। मैंने बोला था कि साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स के टाइम पे, यहाँ देखिए साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के टाइम पे ADP कहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है, ATP में। अब आपके पास ATP भी बन गई है, NADPH भी बन गया है। अब आगे क्या होगा, ATP और NADPH दोनों को कहाँ पे दे दिया जाएगा, स्ट्रोमा में भेज दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्ट्रोमा लिखा है, क्योंकि यहाँ से अभी जाएगा स्ट्रोमा में, ठीक है। स्ट्रोमा में चला जाएगा, स्ट्रोमा के बाद केल्विन साइकिल वहां पे रन होगी और फिर आपका केल्विन साइकिल इन ATP और एनर्जी को यूज करेगा और शुगर का सिंथेसिस करेगा। फिर उस शुगर को हम ट्रांसपोर्ट करेंगे और उसके ट्रांसपोर्टेशन आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्लियर है। इन केस आपको कोई भी डाउट आता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, हर बार इनसे क्वेश्चंस आते हैं और आते रहेंगे, ठीक है। खुद में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है प्लांट फिजियोलॉजी में।
कोशिश कीजिएगा इन सभी को अच्छे से ड्रॉ कर करके बनाने की, शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में बना लीजिएगा, इन पाथवेज को बार बार बना बना के लर्न कीजिएगा, ठीक है। एंड आई होप आपके लिए लेक्चर यूजफुल होगा। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट उनको भी बेनिफिट मिल सके। So thank you so much everyone. Don't forget to like, share and subscribe this channel. See you in the next video. Thank you so much.